नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 18 भगत सिंह की शहादत नामक पाठ का पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर, लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी, इसके साथ साथ भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे, इसके साथ साथ हर प्रश्न का उत्तर भी हम लोग साथ साथ समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 21 मार्च 1931 को किसका फोन आया और क्यों। पाठ नंबर आपका 18 भगत सिंह की शहादत है। इस पाठ का मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है 21 मार्च 1931 को किसका फोन आया। कब? 21 मार्च 1931 को किसका फोन आया, ये जवाब देना है। तो मौखिक प्रश्न का पहला उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 21 मार्च 1931 21 मार्च 1931 को लाहौर के एक प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली को फोन आया। किसके पास फोन आता है? श्री आसफ अली का फोन आता है। कहाँ? लाहौर। उन्होंने बताया कि यदि भगत सिंह और उनके साथी मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी फांसी की सजा रद्द हो सकती है। मर्सी अपील का मतलब है क्षमा याचना पत्र। क्षमा याचना पत्र या दया याचना पत्र मर्सी अपील का अर्थ होता है। तो एक बार इस उत्तर को फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 21 मार्च 1931 को लाहौर के प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली को फोन आया। उन्होंने बताया कि यदि भगत सिंह और उनके साथी मर्सी अपील वायसराय के पास भेज देते तो उनकी फांसी की सजा रद्द हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 मौखिक का है कि इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया? पाठ कौन सा है? भगत सिंह की शहादत। भगत सिंह की शहादत नामक पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इस पाठ में महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा उनकी फांसी लगने की घटना का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम दिनों, जिस दिन उनकी फांसी होने वाली थी, उस दिन की घटना का वर्णन किया गया है और उनको फांसी वाली घटना, ये सारी चीजों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है भगत सिंह के अन्य साथियों के नाम बताइए। भगत सिंह के अन्य साथी तो और बहुत सारे थे, प्राणनाथ मेहता भी थे, राजगुरु सुखदेव थे, लेकिन उनके साथ जो शहीद होने वाले, फांसी के फंदे पर झूलने वाले जो साथी थे, सुखदेव और राजगुरु थे। भगत सिंह के अन्य मुख्य 2 ही साथी थे, सुखदेव और राजगुरु। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मौखिक प्रश्न जो हमारे थे 3, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा था कि 21 मार्च 1931 को किसको फोन आया, तो उसका जवाब आपने सुना कि 21 मार्च 1931 को लाहौर के प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली का फोन आया। उन्होंने बताया कि यदि भगत सिंह और उनके साथी मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दे तो उनकी फांसी की सजा रद्द हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया? पाठ कौन सा है? शहीद भगत सिंह नामक पाठ में किस घटना का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस पाठ में महान क्रांतिकारी शहीद
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा उनकी फांसी लगने की घटना का वर्णन किया गया है। मौखिक का क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, भगत सिंह के अन्य साथियों के नाम बताइए। जो मुख्य साथी थे राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह के मुख्य साथी थे। तो आज 28 सितंबर है, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो आज के दिन ही उनका जन्म माना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन और फिर उनके उत्तर। लिखित में सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्राणनाथ ने मर्सी अपील की बातचीत को कैसे समझाया? प्राणनाथ में मर्सी अपील की बातचीत को कैसे समझाए, हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले मर्सी अपील को जान लो। मर्सी अपील मीन्स होता है क्षमा याचना पत्र या दया याचिका पत्र। ये पत्र जो है आज के समय में राष्ट्रपति को भेजा जाता है। जो मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो उस समय अंग्रेजों के शासन काल में वायसराय हुआ करते थे और वायसराय जिसको चाहते तो फांसी की सजा से मुक्ति दिला सकते थे, जो राजा का कार्यभार संभालते थे, लेकिन राजा की पोस्ट से नीचे का पद हुआ करता था, तो उसे वायसराय कहा जाता था। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह को समझाया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से यह अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दें। उस पर यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही एक पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेजे तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। निसंदेह माने कोई इसमें संदेह नहीं है, निश्चय ही उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। इस क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह को समझाया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से यह अपील की है, यह दरखास्त की है, यह मांगे की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दें। उस पर यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही एक पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। प्राणनाथ ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मर्सी अपील के बारे में इस बात को समझाया। और मैंने बताया मर्सी अपील मीन्स होता है दया याचिका पत्र या क्षमा याचना पत्र, मर्सी अपील का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लघुत्तरी का हमारा। मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने क्या कहा? मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने क्या कहा? तो इसका उत्तर सुनिए। मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने यह कहा कि मर्सी अपील तो वे भी बना सकते हैं। वे भी माने हम भी बना सकते हैं। भगत सिंह कहा मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर उनके मुकदमे ने प्राणनाथ मेहता को कामयाब वकील जरूर बना दिया है। भगत सिंह ने कहा कि मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने यह कहा कि मर्सी अपील तो वे भी बना सकते हैं, माने हम भी बना सकते हैं, मगर मेरे मुकदमे ने प्राणनाथ मेहता आपको एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। ऐसा भगत सिंह गुस्से में आकर के प्राणनाथ मेहता से कहते हैं। तो उत्तर इसका शार्ट में है। मर्सी अपील के बारे में भगत सिंह ने यह कहा कि मर्सी अपील तो वे भी बना सकते हैं, मगर उनके मुकदमे ने प्राणनाथ मेहता को एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्राणनाथ मेहता कौन थे? प्राणनाथ मेहता
कौन थे, इनका परिचय पूछ रहा है। तो इसको देखिए, कह रहा है प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील थे। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की तरफ से, भगत सिंह की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील थे। वे भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से एक थे। भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से एक थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से एमए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रीवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उनके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर माने होता सिग्नेचर, दस्तखत करना। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की ओर से। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारा है, प्राणनाथ मेहता कौन थे, उनका परिचय था। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रसिद्ध वकील थे। वे भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से एक थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। कौन? प्राणनाथ मेहता। प्रीवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भगत सिंह और उनके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से हमारा लिखित में लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 थे, 1, 2, 3। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, भगत सिंह और उसके साथियों को निर्धारित समय से पूर्व माने पहले फांसी क्यों दे दी गई? क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों को निर्धारित समय से पूर्व फांसी क्यों दे दी गई? तो इसका उत्तर होगा, जब पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ कि 24 मार्च की प्रातः माने सुबह 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे। इससे उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। जब पंजाब सरकार को यह पता चला यदि 24 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी तो जेल के बाहर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे और इनको फांसी नहीं होने देंगे। इसलिए पंजाब सरकार ने 23 मार्च को इन वीर शहीदों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ कि 24 मार्च की प्रातः 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे, इससे उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ उत्तरीय का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फांसी की बात सुनते ही सारे पंजाब वासियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? फांसी की बात सुनते ही सारे पंजाब वासियों ने क्या प्रतिक्रिया दी, कैसा व्यवहार किया, उसको देखते हैं। फांसी की सजा सुनते ही सारा पंजाब प्रांत अस्तबद्ध रह गया, आश्चर्य में रह गया। 24 मार्च की सुबह करीब 1 लाख व्यक्तियों ने जेल के बाहर जमा होने का निश्चय किया। जब उन्होंने सुना कि 24 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी तो वहां के लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोग 24 मार्च को सुबह जेल के बाहर इकट्ठा होंगे और उनको फांसी की सजा नहीं होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लोगों ने तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? लोगों ने उन तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? कौन तीनों शहीद? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी बहुत जल्दी में दी गई।
क्या किया गया, इनको फांसी बहुत जल्दी में दी गई, निर्धारित समय से एक दिन पहले दे दी गई। जब पुलिस उन तीनों के शवों को, किन तीनों के शवों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मृतक शरीर को, शव को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे, सतलुज नदी के किनारे जला रही थी। कौन? पुलिस। जब इन तीनों वीर शहीदों की शव को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे पुलिस इनके शव को जला रही थी, तो लाहौर से बहुत से लोग वहां पहुंच गए और तीनों शहीदों के अधजले शरीर को 3 लंबे बॉक्स में 3 अर्थियां तैयार किया और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। सांझ को, शाम के समय रावी नदी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर एक साथ रख दिए। यह भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। तो आइए इसके उत्तर को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी बहुत जल्दी में दी गई। जब पुलिस इन तीनों के शव को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जला रही थी, तो लाहौर से बहुत से लोग वहां पहुंच गए। तीनों शहीदों के अधजले शरीर को 3 लंबे बॉक्सों में 3 अर्थियां तैयार की गई और 24 मार्च के दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया और सांझ को रावी नदी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर एक साथ रख दिए गए। यह भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि लोगों ने तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया, तो उसका जवाब था, जब अंग्रेज सरकार के पुलिस कर्मियों ने सतलुज नदी के किनारे इन 3 वीर शहीदों के शरीर को जला रहे थे, उसी समय पूरे पंजाब में यह खबर पहुंच गई और वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्हें देख करके इन तीनों के अधजले शरीर को छोड़ करके पुलिस वहां से भाग गई और इन लोगों ने उनके अधजले शरीर को फिर से वहां से इकट्ठा करके 3 लंबे बॉक्स में रखा और 3 लंबे बॉक्स में रख करके उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला और ऐतिहासिक जुलूस निकालने के बाद शाम के समय रावी नदी के तट पर करीब लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में इन तीनों के लिए एक चिता बनाई गई और तीनों का पार्थिव शरीर को वहां पर जला दिया गया और वह दिन इतिहास का एक अमर दिन था। इतिहास का इन क्रांतिकारियों का अमर दिन था। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में दीर्घोत्तरी क्वेश्चन था। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का उत्तर आपने देख लिया। तो इसके बाद हमारा आता है भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर। भाषा की बात में है, निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्यांश हमारा है, उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया या उत्तरदायित्व स्वीकार करना, इस वाक्य का, वाक्यांश का वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। उत्तरदायित्व स्वीकार करना, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से आप वाक्य रचना अपने शब्दों में भी कर सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं है कि यही वाक्य आप सेम टू सेम लिखें, लेकिन ध्यान रहे जो वाक्यांश है वाक्यांश वही होना चाहिए और जो भी वाक्य बनेगा उस वाक्य का निश्चित सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कहा, प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हौसले बुलंद होना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए
क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद थे, हौसले बुलंद थे। नेक्स्ट है उत्साहित होना, उत्साहित होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, फांसी पर चढ़ने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते समय, फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते समय भी राजगुरु सुखदेव व भगत सिंह बहुत उत्साहित थे। नेक्स्ट है भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन से अंग्रेजी सरकार की जड़ें उखाड़ दी, अंग्रेजी सरकार की क्या की, जड़ें उखाड़ दी। नेक्स्ट है पांचवा अमर होना। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों का नाम सदा अमर रहेगा। क्या होगा, देश के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर माने देने वाले, त्यागने वाले, त्याग करने वाले शहीदों का नाम सदा अमर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए अनुच्छेद में से चार चार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांट करके लिखिए। तो सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जान लेते हैं, फिर उनको हम अलग कर लेंगे, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद हम लोग पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द के द्वारा किसी एक व्यक्ति का ज्ञान हो, एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कहा जाए नालंदा विद्यालय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यदि कहा जाता विद्यालय, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा सुनिए, जिस संज्ञा सर्वनाम के एक ही शब्द से, जिस संज्ञा सर्वनाम के एक ही शब्द से उसके संपूर्ण जाति का जहां बोध होगा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने बोला विद्यालय जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है हमारा कि संज्ञा जातिवाचक के बाद हमारा आता है भाववाचक। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा और हाव भाव का जहां बोध होगा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो पहले संज्ञा की परिभाषा, फिर संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उनकी परिभाषा मैंने बताया। अब आता है दूसरे नंबर पे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द या वर्ण सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द या वर्ण सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्वेश्चन और बन जाता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब होगा, जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं और उसमें लगातार एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, तो उस वाक्य की सुंदरता कम हो जाती है। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण। विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के दो भाग होते हैं, एक विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है। विशेष्य मीन्स होता है जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य है, और जिसके द्वारा बताते हैं वो विशेषण है। जैसे कहा जाए मार्कर काले रंग की चलती है, मार्कर हमारी विशेष्य है, काला रंग उसकी विशेषता हो, विशेषण है। तो इस प्रकार से हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का परिचय और उनकी परिभाषा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं। संज्ञा है अरुणा, विभा, दिल्ली, अक्षरधाम, ये हमारी संज्ञाएं हैं। सर्वनाम है वे, अपना, उनकी, उन्होंने, ये सब हमारे सर्वनाम है। विशेषण है मेहनती, सुंदर, चचेरे, ये सब हमारे विशेषण है। तो नेक्स्ट आता है हमारा
नीचे लिखे शब्दों को लिंग में बदलिए। लिंग में बदलने का मतलब है, अगर पुल्लिंग में दिया है तो स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में दिया है तो उसको पुल्लिंग में बदलना है। यहाँ पे नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं किया गया, ओनली स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलना होता है। तो चलिए हम लोग लिंग परिवर्तन देखते हैं। वीर का हम जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वीरांगना बनेगा, और वीरांगना का पुल्लिंग बनाएंगे तो वीर बन जाएगा। कवि, कवि का स्त्रीलिंग बनेगा कवित्री। पंडित का स्त्रीलिंग बनेगा पंडिताइन। राजा का स्त्रीलिंग बनेगा रानी। भाई का स्त्रीलिंग बहन। ठाकुर का ठकुराइन। साथिन का साथिन। अभिनेता का अभिनेत्री। शिक्षक का शिक्षिका। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पुल्लिंग में है उसको स्त्रीलिंग, और जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में बदला जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर घ हमारा, कह रहा है कि पाठ में आए नुक्ता वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। अब थोड़ी सी बात को हमको समझना होगा। नुक्ता वाले शब्द, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके नीचे डॉट लगाया जाता है, जैसे क, ख, फ, ज, ऐसे कुछ वर्ण हैं, उनके नीचे क्या लगाते हैं? हम डॉट लगाते हैं। तो डॉट लगा हुआ जो वर्ण होगा और वह वर्ण जब शब्दों में प्रयुक्त होगा तो ऐसे वर्ण युक्त शब्द को नुक्ता युक्त शब्द कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नुक्ता युक्त शब्दों को। आसफ, क्या है? आसफ, फ के नीचे आप देख रहे होंगे डॉट लगा है, इसे नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता युक्त शब्द। टेलीफोन, फ के नीचे डॉट लगा है। सजा, ज के नीचे डॉट लगा है। कफन, फ के नीचे डॉट लगा है। आजादी, ज के नीचे डॉट लगा है। जमीन, ज के नीचे डॉट लगा। ऐसे डॉट युक्त जो वर्ण होंगे जब शब्दों में प्रयुक्त होंगे तो उन्हें हम नुक्ता युक्त शब्द कहेंगे। एक चीज और ध्यान रहे, दो वर्ण ऐसे हैं जो नीचे तो डॉट लगा रहता है लेकिन उन्हें नुक्ता युक्त वर्ण या शब्द के अंतर्गत नहीं रखा जाता। जैसे सुन लो आप, अड़ और ढ। अड़ और ढ दोनों में डॉट लगा होता है लेकिन वो नुक्ता युक्त शब्द नहीं कहलाते, बल्कि उनकी एक अलग पहचान है। अपनी पहचान के लिए उनके नीचे डॉट लगा होता है। तो इन वर्णों को अगर कहीं आप देख रहे हो तो उनको नुक्ता युक्त शब्द नहीं समझना है। नुक्ता युक्त शब्द के अंतर्गत, वर्णों के अंतर्गत क, ख आता है, ज आता है, छ आता है, फ आता है। ऐसे वर्णों को हम नुक्ता युक्त वर्ण कहते हैं। ढ और अड़ को नुक्ता युक्त वर्ण नहीं कहा जाता। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, एक दो बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप बहुत आसान तरीके से उसका उत्तर दे सकोगे।